हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इस पर्पस के लिए है कि सीए फाउंडेशन लॉ की इस बार जो दिसंबर 23 की कॉपीज है वो कई सारे स्टूडेंट्स ने मंगवाई हैं और ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास में कई सारी कॉपीज आई हैं जिनमें ये पूछा गया है कि सर कॉपीज को देख करके बताइए कि कहाँ क्या कमी रही है, यानी हमारे पार्ट पर कमी कहीं पे रही है या फिर आईसीएई के हैंड से कुछ गड़बड़ है, क्या चीजें हैं। तो उसी सीरीज में यहाँ कुछ कॉपीज पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, खास करके उन कॉपीज में जहां लगता है कि हाँ भाई यहाँ गड़बड़ हमारी थी, या हो सकता है कई जगह पे आईसी का भी गड़बड़ हो, लेकिन मेनली वो कॉपीज जहां हम अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सके और जून वाला जो हमारा एग्जाम है, जून 24 वाला, उसमें ये गलतियां दोबारा से रिपीट नहीं हो जाए बराबर से। तो स्टूडेंट का आइडेंटिटी इसके अंदर वैसे भी शो होने वाला है नहीं, तो सीधे सीधे आप लोगों को मैं लेकर के चलता हूं एकदम फटाफट से उन कॉपीज की तरफ जो हम करने वाले हैं आज एनालिसिस। तो एक कॉपी इस वक्त में मेरे पास में है और टोटल मार्क्स जो आप देख सकते हैं 30 मार्क्स हैं। इसमें बीसीआर के मार्क्स भी इंक्लूड रहेंगे, तो देख लेते हैं कि इसका मतलब कहाँ क्या लॉ में दिक्कत हुई है। मैंने हालांकि इस कॉपी को एक बार एनालिसिस कर लिया है पूरी तरह से, तो आप लोगों को भी मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं, ये स्टूडेंट जिन्होंने कॉपी भेजी है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और बाकी लोगों के लिए भी कि ये गलती हम नहीं करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है कंपलसरी क्वेश्चन, और कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था बहुत बढ़िया था, जहां पे हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बेस पे अपने आंसर को ड्रॉ करते हैं। 4 मार्क का हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर रखा है आप लोगों के साथ में, तो मैं सीधा आपको दिखा के चलता हूं कि देखिए इसमें करना क्या चाहिए था हमको। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, सेक्शन नंबर 59 का रिक्वायरमेंट था, 61 अपने को देना चाहिए था कि भाई किसकी चॉइस पर होगा, टाइम बार डेप्ट का क्या होगा, एक अच्छा खासा प्रोविजन, और उसके बाद में इसका आंसर देना चाहिए बराबर से। अब यहां पे अगर मैं स्टूडेंट की कॉपी की बात करूं तो आप देख सकते हैं इन्होंने प्रोविजन यहां पे लिखा ही नहीं है ना। तो आप लोगों को हमेशा एक चीज बोली है कि जब भी आप आंसर को ड्राफ्ट करें, सबसे पहला देखिए, आप लोग यहां देख सकते हो मेरे साथ में स्टेप वाइज मार्किंग हो रखी है पूरी की पूरी। तो जब सारी मार्किंग स्टेप वाइज है तो आप लोग ध्यान रखें कि स्टेप्स तो लिखिए, आप देख सकते हो स्टेप 1 यहां पे है, अब स्टेप 2 है ही नहीं तो मार्क्स मिलेंगे कहां से। फिर भी यहां इन्होंने, चूंकि एक आंसर इनका करेक्ट हो गया तो फाइनल आंसर का 1 नंबर इनको दे दिया गया, प्रोविजन के सारे मार्क्स यहां पे उड़ गए। आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है कि सबसे पहले जो भी लॉ का प्रोविजन है, सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रोविजन लिखिए, फिर क्वेश्चन का एक बहुत शॉर्ट समरी दीजिए या फाइनल आंसर के साथ में उसको क्लब करिए। तो इस तरीके से आप आंसर को ड्राफ्ट करें। ये आप देख सकते हैं कोई किसी तरह की सेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं लिखी इन्होंने, डायरेक्टली आंसर दे दिया, तो यहां तो नंबर मिलने का सवाल ही नहीं था। तो ये पहली गलती इनकी कि इन्होंने प्रोविजन यहां पे बिल्कुल भी नहीं लिखा है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें हमारा होल्डिंग सब्सिडरी और साथ में गवर्नमेंट कंपनी का एक क्वेश्चन था बराबर। अब इस वक्त मैं ये देख रहा हूं कि भाई क्या फाइनल आंसर्स इनके सही थे गलत थे वो बात की बात होगी, पहले ये देखें कि प्रेजेंटेशन वाला जो मैटर है वो कितना सही था। तो होल्डिंग सब्सिडी और साथ में गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आईसीए ने जो दे रखा है तो तरीका भी सही है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बता दिया, फिर उसके साथ में सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन कैसे बनता है, क्योंकि दोनों का मिक्स क्वेश्चन है तो वो भी अपने को देना चाहिए, उसका डेफिनेशन भी, और फिर हमको प्रॉपर तरीके से फाइनल आंसर समझाना चाहिए था। अब आप अगर यहां पे आंसर को देखेंगे तो आपको फिर से वही चीज नजर आएगी कि इन्होंने सीधा सीधा सा क्या किया है इन दिस केस। अब डायरेक्टली इन्होंने यहां पे क्या कर दिया, सीधा सीधा सा आंसर, कहीं पर भी ये समझाने का ट्राई नहीं किया कि भाई कौन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन कैसे बनता है, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कुछ भी नहीं, सीधा मतलब सीधे कंक्लूसिव पार्ट के ऊपर ही हम लोग आ गए और आंसर भी खत्म कर दिया। मतलब एक होता है कई बार कंक्लूजन पहले लिख के आपने देन बाद में अपना आंसर लिखा, इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। तो आप खुद ही सोच लें कि नंबर यहाँ पे कैसे हमको मिलने वाले हैं, नंबर मिलने ही नहीं वाले, भी लॉ का प्रेजेंटेशन ही नहीं है तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ये बड़ी गलती, ये गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। बगैर प्रोविजन हम सीधा आंसर लिख रहे हैं तो ये तो मार्क्स नहीं मिलने वाले थे। तो यहाँ आईसीए ने जो मार्क्स दे भी दिए हैं वो ठीक है कि आंसर फाइनल वाला मैच कर गया तो कुछ मार्क्स इनको दे दिए गए हैं। चलिए अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इनके। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर जहां तक बात करूं मैं, आईसीए ने भी आई थिंक इनको नंबर नहीं दिए होंगे, उसका रीजन बहुत क्लियर है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आपको खुद समझ आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था इसके अंदर वो था ये, इंप्लाइड वारंटीज के बारे में पूछा गया था। 4 इंप्लाइड वारंटीज सोगा में आपको दे रखी है और चारों वारंटीज के बारे में अपने को सिंपल वे में समझा देना चाहिए था।
आप लोग सब जानते हैं, जहां अनडिस्टर्ब पोजीशन है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस वाला हो गया, एक हमारा क्वालिटी फिटनेस यूजेस ऑफ ट्रेड एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर, ये हमारे पॉइंट्स जो है वो फिक्स पॉइंट्स थे जो आंसर में लिखने चाहिए थे। अब यहाँ इनका आंसर जो है वो बिल्कुल ही अलग है। इम्प्लाइड वारंटीज होती क्या है वो भी नहीं दिया है, उसके अलावा ठीक है गुड्स आर सेम एज डिस्क्रिप्शन सैंपल, यानी इन्होंने इम्प्लाइड कंडीशंस वाला पॉइंट लिख दिया है। तो प्रेजेंटेशन छोड़िए, यहाँ तो आई थिंक इनको आंसर ही आता नहीं था, तो यहाँ तो नंबर 0 देना बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन इन्होंने जो लिया है वो थर्ड वाला क्वेश्चन इन्होंने लिया है, वहां पे भी मार्क्स की अपने को दिक्कत लगी रही है जैसा आप देख रहे हैं। तो मैं भी आपको सीधा थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं, ये देखिएगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहला, इम्प्लाइड ऑथोरिटीज बाइंड द फर्म क्या होती है, जहां पे हम पार्टनर को एज एन एजेंट ऑफ द फर्म मानते हैं, वो वाला एक्सप्रेस ऑथोरिटीज होती है, इम्प्लाइड ऑथोरिटीज होती है। अच्छा, इमरजेंसी के अंदर क्या ऑथोरिटीज होती है वो भी अपने को देना चाहिए था, बराबर। ऑल्सो एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन द पार्टनर हैज नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू बाइंड। इसमें 8 पॉइंट्स आप लोगों को दे रखे हैं, है ना, क्लास में करवाते हुए हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, ट्रांसफर करना, उसके अलावा किसी भी केस के अंदर कोई डिस्प्यूट अगर है तो उसको आर्बिट्रेशन में लेके जाना है, विड्रॉ करना, लायबिलिटी एडमिट करना, वो सारे पॉइंट, और बैंक अकाउंट ओपन करना इन हिज ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, या किसी और पार्टनरशिप में एंटर करना, तो ये सारे कुल मिलाकर के हमारे पॉइंट्स हैं। और आईसीए का आंसर भी आपको दिखाऊं तो यही देखिए, सेक्शन 19 पूरा समझाया है, 22 साथ में आएगा, 20 भी आएगा, 21 भी आएगा, और 19 का वो वाले 8 पॉइंट्स हमारे जो थे वो जो भी मैंने आपको कहे वो एज इट इज यहाँ पे। बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो बट ऑब्वियस काफी चीजें इसके अंदर पूछी गई हैं। अब आंसर अगर इनका आपको दिखाऊं मैं तो ये देखिएगा, पार्टनर्स इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू बाइंड द फर्म फॉर हिज एक्ट। पहली चीज, पार्टनर इज डूइंग वर्क अंडर ऑथोरिटी गिवन बाय ऑल द पार्टनर और पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू एक्ट। चलो ठीक है, समझ आया, सही है। पार्टनर इज डूइंग वर्क फॉर द पार्टनरशिप इन गुड फेथ। पार्टनर ऑल्सो परचेज इन गुड फेथ। पार्टनर सेल गुड्स ऑन गुड फेथ। पार्टनर कलेक्ट पेमेंट ऑन द गुड फेथ। भाई क्या गुड फेथ, गुड फेथ कितना गुड फेथ? डायरेक्टली जो पावर्स इम्प्लाइड ऑथोरिटी के अंदर के हैं वो इन्होंने लिखने का ट्राई किया, तो एक लिस्ट देके भी रखी हुई है, लेकिन बाकी का मैटर जो है वो बिल्कुल जो मेन पूछा गया था वो तो सब गायब है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो, पार्टनर इज ऑल्सो मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर इन गुड फेथ। भाई हो गया ना गुड फेथ, कितना गुड फेथ, उस ज्यादा गुड फेथ के चक्कर में मार्क्स चले गए हमारे, बराबर। देन पार्टनर हैज नो एम्प्लॉयड ऑथोरिटी टू बाइंड द फर्म। अब उसमें रिटायरिंग पार्टनर का कोई पॉइंट आ गया, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं था, 0 मार्क्स मिलने थे इसके अंदर। तो यहाँ पे टोटली 1 नंबर आई थिंक इनको दिया गया है 6 नंबर में से, क्योंकि मैटर ही नहीं लिखा, जो चाहिए वो लिखा ही नहीं। आप जाकर के नोट्स को या सेक्शन देखेंगे जब आप स्टडी मैट में, अपने नोट्स में भी जाकर के, जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे, जिस फैकल्टी से, चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं और कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो आईसीए के सजेस्टेड में भी सेम है। तो वो नहीं लिखेंगे तो भाई मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं हमको, बराबर। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन, इनविटेशन टू ऑफर का हमारा एक क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी है क्योंकि बहुत इजी बेस पर हो जाता है। तो इनविटेशन टू ऑफर का ये हमारा क्वेश्चन था, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आई थिंक देके रखा है ना, 3 मार्क्स नहीं, ये तो अच्छा, ये हाँ बी का फर्स्ट पार्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका एक सेकंड पार्ट इसके अंदर और अपना दे रखा है, जिसमें डैमेजेस कैलकुलेशन करने वाला एक बहुत अच्छा पॉइंट है इंडियन कॉन्ट्रा का, 3 मार्क का वो भी क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे इन्होंने आंसर लिखा, एज पर आईसीए goods displayed in a shop with price tag is not an offer, it is proposal to offer, it is invitation to made offer। तो invitation to offer, invitation to proposal वाला एक वर्ड आना चाहिए था जो आंसर में ही नहीं, बस इतना सा प्रोविजन देकर के सीधा हमने समझाया ही नहीं कि भी होता क्या है इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू गेट ऑफर। हम फिर से सीधा क्वेश्चन की लाइंस के ऊपर आ गए, नंबर कहां से मिलने थे, सीधा क्वेश्चन अपन ने समझा दिया, तो जितना मैच कर गया उतने नंबर मिल गए। जबकि आप लोग जब इसका आंसर चेक करेंगे, यूं भी आप देखें तो इनविटेशन ऑफर डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, फिर उसके बारे में हमने समझाया कि होता क्या है, वो समझाने के बाद हम इसके ऊपर आए, फिर क्वेश्चन समझा के फाइनल आंसर देना चाहिए था, तो प्रॉपर आंसर है ही नहीं। सेकेंड पार्ट की पे बात करें तो सेक्शन नंबर 39 काम करता है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, साथ में 73 भी हमारा लगता है, बराबर, जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो 2 चीजें पूछी गई थी, तो हो सकता है डायरेक्ट कैलकुलेशन इन्होंने कर दी हो, आंसर चेक करते हैं। थर्ड पार्ट जो इन्होंने लिखा है वो अगेन वही चीज, सीधा रेडीमेड गारमेंट कैन क्लेम डैमेजेस ऑन स्पेसिफिक डिलीवरी। इन दिस केस कोई प्रोविजन लिखने की जरूरत महसूस नहीं की इन्होंने कि लॉ का पेपर कर रहे हैं, हमने सोचा हम सीधा जजमेंट दे देंगे, सीधा कंक्लूजन दे देंगे, और फिर हमको आईसी से मार्क्स भी चाहिए। कहां से मिलेंगे मार्क्स जब तक आप प्रोविजन ही नहीं लिख रहे हैं? फिर से क्वेश्चन में प्रोविजन ही गायब है। तो जो फाइनल आंसर मैच कर गया उसके नंबर मिल गए, प्रोविजन के नंबर सारे उड़ गए।
तो ये पूरे पेपर में जो एक बड़ी कमी मुझे नजर आई है वो मेनली है प्रोविजन की कमी है भाई, प्रोविजन इन्होंने नहीं लिखा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन में राइट ऑफ लियन का बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्या सेलर यूज कर सकता है? अगर यस तो आपको सरकमस्टांसेस बतानी है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और वो भी बतानी है जहां आप ये यूज नहीं कर सकते। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबको आता है ये, क्योंकि बेस आप जब चालू करते हो तो राइट ऑफ लियन जरूर पढ़ के जाते हो। तो 47, 48, 49 बहुत सीधा सा है। 47 गुड्स क्रेडिट के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज आपने पढ़ी कि गुड्स क्रेडिट पर सेल नहीं किया तो टाइम एक्सपायर हो गया है और बायर हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो हम ये राइट जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर पार्ट डिलीवरी किया तो रिमेनिंग पे भी यूज कर सकते हैं। टर्मिनेशन में जब बायर या उसके एजेंट ने गुड्स ले लिया हो, या जब हमने ही वेव कर दिया हो, और या फिर सीधा सीधा सा है वही अपन ने कैरियर को गुड्स डिलीवर किए ट्रांसपोर्ट वाले को, तो हमारे पास से राइट जो है वो जाएगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, बहुत सिंपल आंसर है। अब इन्होंने यहाँ लिखा यस अनपेड सेलर हु हैज पोजीशन ऑफ गुड्स एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन इन सर्कमस्टांसेस। पहली सर्कमस्टांसेस बायर इंसॉल्वेंट हो गया, चलो ठीक है। अब ये लाइन की जरूरत ही नहीं थी, डिडंट हैव एनी मनी टू पे, भाई इंसॉल्वेंट हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। एक पॉइंट तो चलो मैच कर गया। Seller is sent part of the goods for delivery and then seller find that buyer is insolvent, seller also has right to lien। जब आपने गुड्स का पार्ट भेज दिया तो इन्होंने वो पार्ट वाला पॉइंट बीच में डाल दिया। अब पार्ट भेज दिया, फिर पता लगा इंसॉल्वेंट हो गया, तो रिमेनिंग पे आपने यूज कर लिया। थोड़ा बहुत ठीक ठाक कह सकते हैं, बट प्रॉपर जो पॉइंट 3 कंडीशन हमारी है उनमें से सिर्फ एक ही फुलफिल हो रही है, बाकी हो ही नहीं रही है। पार्ट डिलीवरी का पॉइंट भी परफेक्टली नहीं लिखा हुआ है। आगे अगर बढ़े तो ये राइट हाथ से कब जाएगा? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर, व्हेन गुड्स इन ट्रांजिशन, चलो मैं मान लेता हूँ ट्रांजिट में है, एंड बायर टेक डिलीवरी इन बिटवीन द ट्रांजेक्शन। ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर दे रखा है पॉइंट एग्जैक्टली। तो व्हेन गुड्स हैंड ओवर टू द बायर एजेंट, बायर के एजेंट को दे दिया आपने, बायर को दे दिए, बायर के एजेंट को दे दिए। एक पॉइंट ट्रांसपोर्टर वाला थोड़ा सा इसमें ठीक है, बाकी तो वैसा का वैसा। तो ये सब एक्चुअल में स्टॉपेज इन ट्रांजिट के कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लिख दिए, तो मार्क्स मिलने ही नहीं थे। तो यहाँ पे भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए जब भी लॉ की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा रिटर्न प्रैक्टिस डालिए और चीजों को प्रॉपर तैयार करिए, नहीं तो मार्क्स कैसे आने वाले हैं। अब सेकंड पार्ट जो था इसका बढ़िया क्वेश्चन है, पार्टनरशिप है या नहीं। 3 पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल जाते हैं। कुछ सही करेंगे तो 1-1 नंबर तो आपको मिलना ही है। तो 3 पार्ट में कुछ मैटर के साथ में इसको समझाया है, 2 में नो है, 1 में यस वाला हमारा आंसर है। अब यहां इन्होंने समझा यस दिस इज अ पार्टनरशिप बिकॉज द पार्टनर्स आर म्यूचुअली एग्री टू ये वर्ड क्या लिखा है, टू कंसिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैंसिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या वर्ड है समझ में नहीं आया, पर चलो यस में आंसर था तो 2 में से 1 नंबर इनको मिल गया, मजा आ गया इनको। सेकंड नंबर दिस इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप बिकॉज वो नेट प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं, आंसर भी गलत था तो गलत ही होना था, प्रोविजन तो चलो मैच कर ही नहीं रहा है। तीसरे में भी सेम इन्होंने यही किया है। तो प्रोविजन भाई किधर है प्रोविजन, इसका प्रोविजन कहीं पर भी नहीं है, तो मार्क्स मिलने का सवाल ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर के आता हूं फिफ्थ वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोगा का एक क्वेश्चन है और फर्नीचर डीलर का क्वेश्चन था, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां इन्होंने जो आंसर लिखा है इन्होंने हायर परचेज वाले बेस पे किया, हालांकि हायर परचेज वाले बेस से लाइन जरूर मैच करती है लेकिन प्रॉपर नहीं है। फिर भी 5 के ए में चूंकि इनका कुछ पोर्शन सही गया, फाइनल आंसर भी काफी कुछ मैच कर गया, तो इनको जो है वो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ नंबर 5 के ए में। अच्छा ए में मिलाकर के ही है पूरे के पूरे, 2 पार्ट हैं इसके। तो यहाँ भी प्रॉपर जो होना चाहिए था प्रोविजन, वो इन्होंने प्रोविजन यहाँ पे लिखा ही नहीं है। लिखा लेकिन आप देखें बहुत शॉर्ट में 1-2 लाइन के अंदर प्रोविजन लिख करके छोड़ रहे हैं, इस वजह से इनको मार्क्स यहाँ पर फाइनल आंसर भी मैच नहीं कर रहा है, तो मार्क्स नहीं मिले। सेकेंड पार्ट पे बात अगर करें तो यहाँ पे भी सेम है, सोगा का एक बढ़िया सा क्वेश्चन इनको दिया हुआ है और सोगा के इस क्वेश्चन के अंदर भी इसका जो सेकंड पार्ट है उसका भी अगर आप लोग आंसर मेरे साथ देखेंगे तो यहां आपको पता लगेगा, कहां गया भाई, ये वाला। तो सेक्शन 37 का हमारा पॉइंट था और इसके अंदर सिंपल हमारा ये था कि सेलर डिलीवर द बायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द बायर में रिजेक्ट देम, इफ ही एक्सेप्ट द गुड्स तो फिर पे करना पड़ेगा। भाई कम डिलीवरी कर रहे हो, क्वांटिटी आपने कम कर दी है, तो आइदर हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अपने पड़ा हुआ है लेसर क्वांटिटी तो हम रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं तो पूरा पैसा आपने को देना पड़ेगा और डैमेजेस भी कैलकुलेशन बहुत आराम से इसमें हो सकती है। ये आंसर का पार्ट था। अब यहाँ इन्होंने लिखा है लेकिन वही आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो आंसर गया, B can refuse to pay R but B has to give back 700 kg tomato to R। प्रोविजन है ही नहीं, प्रोविजन कहीं पर भी नहीं है। एक सबसे बड़ी गलती इसके अंदर है मार्क्स नहीं आने की। सिर्फ फाइनल आंसर भी मैच कर रहा है तो बस 1-1 नंबर उसके मिले हुए हैं, बाकी प्रोविजन तो कहीं है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन चालू होने से पहले तो इन्होंने खत्म कर दिया,
जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी कितनी जल्दबाजी आप लोगों को रहती है कि प्रोविजन ही नहीं लिख रहे हो भाई। एक पूरा अटेम्प्ट हमारे हाथ से निकल जाए उससे तो बेटर है कि यहाँ थोड़ी सी देरी हो जाए, लिखने के अंदर थोड़ा टाइम लग जाए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज हम दिक्कत के अंदर आएंगे, जैसा आप लोग देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, अब इसमें शेयर कैपिटल का एक क्वेश्चन पूछा गया था, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो मैंने भी कहा था कि 5 नंबर में इक्विटी प्रेफरेंस के अलावा अगर आप टाइप्स भी लिख देते हैं तो वो भी लिख देना चाहिए, पर चलो आईसीआई ने बोला कि टाइप्स की जरूरत नहीं थी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस लिख रहे हैं तो उसका एक डेफिनेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। साथ में दो तरह की होती है, वोटिंग राइट्स हो सकती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आपके सामने होती है, जहां इनको डिविडेंड के अंदर प्रेफरेंस मिलता है और वाइंडिंग अप के टाइम पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो ऐसा आंसर ही देखिए, इक्विटी शेयर में बिल्कुल आप नोट्स पढ़ें, स्टडी मैट पढ़ें, सब जगह पे दे रखा है, वोटिंग राइट्स वाली होती है, डीवीआर वाली होती है, प्रेफरेंस में डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है, रीपेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है, ये सारे पॉइंट्स लिखने चाहिए थे। अब अकाउंट से भी आप पढ़ते हैं, अब इधर इक्विटी में इन्होंने लिख दिया दिस इज कैपिटल विच इज गेट ओनरशिप पावर, वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर कैन यूज वोटिंग राइट फॉर डिसीजन मेकिंग, दे हैव आल्सो गेट मैक्सिमम रिस्क ऑफ मनी। जो एक जनरल बात इक्विटी के बारे में होती है वो आप लिख करके आगे देखिए, लॉ है यहाँ पे मैनेजमेंट या दूसरे पेपर की तरह नहीं कि भी उसके आसपास की चीजें भी आप लिख करके आ जाओगे और सही होगी, उसी को एलिब्रेट आपने कर दिया तो चल जाएगा। लॉ में टू द पॉइंट चीजें चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिड नॉट गेट एनी ओनरशिप पावर या वोटिंग राइट, डेफिनेशंस पूछिए, टाइप समझाने को बोला है, एक डिविडेंड वाला पॉइंट इनका मैच कर रहा है, बाकी एक भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, तो मार्क्स दिए वो भी मुझे तो ज्यादा ही लग रहे हैं, ज्यादा ही नंबर दिया है इसी ने यहाँ पे। देन उसके बाद में आगे अगर बढ़ जाएं तो इन्होंने अगला क्वेश्चन जो लिया है वो 6th वाला लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए मियर साइलेंस का हमारा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फ्रॉड वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, हमेशा मैंने बोला हुआ भी है कि इंपॉर्टेंट रहता है, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, साइलेंट रहना इज नॉट अ फ्रॉड बट देयर आर सम एक्सेप्शंस और फिड्यूशियरी कंडीशन उसमें था, व्हेन इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड व्हेन ड्यूटी टू स्पीच। ठीक है, तो मियर साइलेंस टू फ्रॉड को पहले हमने समझाया, थ्योरी का एक छोटा सा इसका पोर्शन दे रखा है, साइलेंस कभी फ्रॉड के अंदर नहीं आएगा एंड पार्टी डिस्क्लोज करे ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, सेक्शन 17 का हमारा पार्ट है। दो ही एक्सेप्शन इसके दे रखे हैं, दोनों एक्सेप्शंस दे देने चाहिए थे, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच वाला भी और जहां ड्यूटी टू स्पीक बनता है उसके भी पॉइंट्स के नाम हम दे सकते थे, इन्होंने दिए यहाँ पे। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो गया, गुड सेंस ऑफ अदर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उनके नाम दिए जा सकते थे। अब इन्होंने आंसर में क्या किया, mere silence does not amount to fraud, this sentence is context with buyer responsibility। अब ये सोगा के आंसर में चले गए, बायर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बाइंग द गुड्स, इनको लग गया कि अरे तो वो वाला हमारा रूल चला जाएगा, बायर भी अवेयर वाला हम लगा दें इसके अंदर। भाई यहाँ तो मामला जो है वो सारा केविट एम्प्टर के बेस पे आपने तो आंसर लिख दिया, बायर बाय द गुड्स, बायर हैव टू चेक द गुड्स प्रॉपर्ली, तो सेलर इज साइलेंस अबाउट द डिफेक्ट, बायर सेलर सोगा का तो भी एक नंबर दे दिया गया है इनको कि भाई ठीक है चलो सोगा भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है तो कुछ कुछ मैटर मैच कर रहा है, अदरवाइज तो भाई नहीं ही मिलने थे इसके अंदर मार्क्स, ध्यान में रखेंगे। देन उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, पार्टनरशिप में सेटलमेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग सब पढ़ते हैं, कॉमनली इसको हम पढ़ते हैं कि भाई लॉसेज अगर रहेंगे तो आउट ऑफ प्रॉफिट पहले होंगे, फिर कैपिटल में से जाएंगे, फिर जरूरत पड़ी तो घर से लेकर के आना है। एसेट्स का पेमेंट करते हैं तो पहले थर्ड पार्टीज का पेमेंट होता है, फिर पार्टनर्स का प्रॉफिट, फिर कैपिटल, फिर बच गया तो उन्हीं के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। डायरेक्ट पॉइंट दे रखा है, इन्होंने क्या लिखा, पार्टनर हैव टू सेटल फर्स्ट आउटसाइड लायबिलिटी, चलो ठीक है बिल्कुल सही पॉइंट है। पार्टनर हैव टू सेल ऑल एसेट एंड टेक द एसेट्स कैपिटल और बोथ, पार्टनर हैव टू गिव नोटिस टू द पब्लिक अबाउट डिसोल्यूशन, पार्टनर हैव टू ब्रिंग एनी अमाउंट मनी इन द नेम ऑफ पार्टनर। भाई चाहते क्या हो, प्रोविजन क्या पूछा है, क्या सेटलमेंट में हमने लिख दिया है, they have to collect all the debt of the firm when firm get dissolved, after all of this money is pending the partners can divide into his capital sharing ratio, होता ही नहीं है वो तो, गार्डन वर्सेस मरे का रूल लगता है उस वक्त के अंदर जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, तो नंबर मिलने का सवाल ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था, बराबर। लास्ट क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ये इनएक्टिव कंपनी वाला जो है इसको लेके तो बड़ा कंफ्यूजन भी था, क्योंकि डोरमेंट कंपनी का पोर्शन जो है वो बिल्कुल अलग टाइप का इन्होंने यहाँ दे दिया, और जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो थोड़ा सा अलग तरह का था, सी एंटर का भी था, मैंने आपको कहा था, हालांकि ये पोर्शन अभी नए वाले स्टडी मैट में हमारे सब में दे रखा है, बढ़िया चीज़ है, इसलिए आपको शायद नंबर भी कुछ मिले एक्स्ट्रा इसके अंदर, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है आप जो इन्होंने डाला ये 2 years वाला वगैरह, ये सब नए स्टडी मैट के अंदर दे के रखा हुआ है। पर चलिए, तो ये मैं तो आई थिंक नंबर नहीं मिले हैं इनको। तो अब आप देखेंगे कि इस पूरे पोर्शन से सबक क्या मिलता है, सीखने को क्या मिलता है, कि मार्क्स तो मिल ही रहे हैं तो भी
फाइनल आंसर भी आपका मैच किया तो आप देखो ऐसे ने एक नंबर दिया है, तो समझ जाओ अभी भी कि अगर 4 नंबर का भी क्वेश्चन है तो 3 मार्क तो मेन प्रोविजन के हैं, 1 नंबर आपका जो है वो फाइनल आंसर का है। तो इसीलिए प्रोविजन को वेटेज दीजिए, प्रोविजन बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़िए और लिखिए, तभी मार्क्स हमारे बढ़िया होने वाले हैं। तो आई थिंक ये जो आज का हमारा वीडियो था वो जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और जो भी लोग इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं उनके साथ में इसको शेयर भी जरूर करिए, ताकि वो देख पाए कि हाँ कहाँ क्या गलती है। कुछ और भी कॉपीज मेरे पास है, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ताकि जिस स्टूडेंट की है उनको भी पता लगे और बाकी लोगों को भी इसका बढ़िया बेनिफिट जो है हो सके। फिर मुलाकात होती है। ऑल दी बेस्ट।